हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ सिविक्स क्लास 8, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो इससे प्रीवियस चैप्टर में मतलब आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ा होगा पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट लॉज बनाती हैं और वो बिल पास करती हैं। तो अब आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और एक और होता है जो क्या करता है। अब आप बताइए, एक एग्जीक्यूटिव हो गया, एक जुडिशरी हो गया। अब जो लॉ मेकिंग होती है वो क्या होता है? सही जवाब है लेजिस्लेचर। हाँ, तो लेजिस्लेचर होता है एक, और एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है जुडिशरी। तो अब लेजिस्लेचर ने अपना काम करा, क्या किया? लॉ बनाया। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया? एग्जीक्यूटिव ने वो लॉ सबको बताए क्या लॉ है। जुडिशरी ने उस लॉ को प्रोटेक्ट किया, है ना। तो ये सब बातें, लेकिन वहाँ पे तो कोई काम ख़त्म नहीं होता आपका। अपने पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपने एमपीज बिठा दिए और लॉ पास हो गया, ठीक है। लॉ पास हो गया, सब में लागू हो गए, लेकिन आप उसको समझेंगे तभी तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। तो वी नो दैट द पार्लियामेंट इज द चार्ज ऑफ मेकिंग ऑफ लॉज। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? लॉज बनाने। क्या ये लॉज सब में अप्लाई होते हैं? मतलब चाहे वो अपर कास्ट का हो या फिर रिच हो या पुअर हो, सब में अप्लाई होते हैं। हाउ डू यू कम टू बिगिन? नए जो लॉ आते हैं तो वो धीरे धीरे सब में कैसे फैलते हैं, कैसे सबको पता चलता है? कुड देयर बी लॉज दैट अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? मतलब ऐसे लॉज भी होते हैं जिसको लोग नहीं मानते हैं, लोगों को नापसंद होते हैं। व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच कस्टम्स? मतलब कि अगर हमें वो लॉ ना पसंद है तो हम उसका विरोध या फिर हम क्या कर सकते हैं वो कानून हटाने के लिए या फिर नया कानून बनाने के लिए। तो यही सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें इस टॉपिक में। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? चाहे रिच हो या पुअर हो, चाहे गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, क्या उसको अप्लाई होगा, उस पर अप्लाई होगा वो लॉ? तो इससे पहले हम यहाँ पे एक स्टोरी या फिर एक पैरा आप समझ लीजिए, उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस पैराग्राफ को देखेंगे, जिसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा और आपसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको खुद ही सोचना है कि क्या होगा उसका आंसर, क्या ये सही है या नहीं, लाइक ट्रू और फॉल्स। शुरू करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसने अपने बेटे को मदद की, किसमें? छुपने में। क्यों? क्योंकि उसका बेटा उसको 10 साल की जेल की सज़ा मतलब सुनाई जा चुकी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। अब अगर आपने देखिए, जो कोर्ट होता है ना, उसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे लोअर जो कोर्ट होता है वो होता है लोअर कोर्ट, जिसके नाम से जाना जाता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके ऊपर भी एक और कोर्ट होता है, फिर सबसे अबव में आता है सुप्रीम कोर्ट। ये 3 लेवल ऑफ कोर्ट होता है। इसके बारे में आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना, उसके बेटे को, गवर्नमेंट के बेटे को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई दी जाती है। और जो गवर्नमेंट है, मतलब उनका पापा है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो उसने उनकी मदद कर दी। क्या ये गलत है? क्या ये सही है या नहीं? अब आप खुद सोचिए। तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल गलत है। पर क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पावर है तो क्या उसका वो गलत इस्तेमाल करेगा कि ये सही है? नहीं है। सो द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ को ना मानना, एक तरह से ये हो गया। अब रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग तो ये बहुत गलत है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी। अभी रूल ऑफ लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में, मतलब यूनिट 1 में पढ़ा है कि मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर agreed that should be no arbitrary exercise of power in independent India। arbitrary का मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब जो
जो लॉ है ना उनको फॉलो ना करना, या फिर जो है ना अनसेंट कानून बना देना। हाँ, एक्चुअली का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि लॉ को फॉलो ना करना। इसकी डेफिनेशन प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पेज में दे दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है अपने पावर का मिसयूज़ करना। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने रूल ऑफ लॉ बनाया है। रूल ऑफ लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि सभी लोगों को ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। ये रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो जितने भी इंडियंस हैं, इंडिया में लोग हैं, वो सब इस लॉ को फॉलो ही करेंगे। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर। यानी वो जो लॉ है वो किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, या मेल हो या फीमेल हो, किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो रूल ऑफ लॉ का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इज दैट ऑल लॉज अप्लाई टू इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन अबव द लॉ। कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर बहुत ज़्यादा पैसों वाला पर्सन हो, या फिर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो हमारी कंट्री का। हमारा जो लॉ है वो उसको नहीं मानता है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या फिर कोई भी वेल्दी पर्सन हो, वो लॉ के ऊपर नहीं है, कानून के ऊपर नहीं है। एनी crime or violation of the specific punishment as well as the process through which the guilty of person has to be established, but what always like this। मतलब कि कोई भी क्राइम हुआ है, कोई भी वायलेशन हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो उसकी एक स्पेसिफिक पनिशमेंट रहेगी। क्या मतलब उसको अपना कुछ भी हो जाए, वो जो लॉ है ना सबको इक्वली रहेगा। मेरा इसका मतलब ये है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर खुद आ जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर का बेटा आ जाए, वो कुछ भी होता है, ओके, सबके लिए एक ही सज़ा रहेगी। जैसे कि बोला है कि अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, मतलब एक्स पर्सन ने बी पर्सन का कत्ल कर दिया, तो उसको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। तो अगर कोई भी वेल्दी पर्सन का बेटे ने अगर मतलब उसने किसी का कत्ल कर दिया, तो उसके लिए भी वही सज़ा रहेगी, मौत की। क्या हमेशा ऐसे ही होगा? नहीं, कई बार ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तब क्या होगा? कहाँ गए हम लोग? यहाँ पे। तो ancient India, there were innumerable and often overlapping local laws. Different communities in some cases, the punishment that two persons receive for same crime vary depending on their caste backgrounds। कई बार ऐसा होता है कि लोअर कास्ट को था ना, जो लोअर कास्ट होते थे उनको कभी कभी ज़्यादा सज़ा दे देते थे, अमीर जो लोग होते थे ना उनको छोड़ दिया जाता था। अब आप देखिए कि ऐसी बातें होती थी कभी कभी, है ना, एशियंट टाइम में। अब आपको मैं एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि काफ़ी लोग ना बिलीव करते हैं कि ब्रिटिश ने क्या किया है। जब कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उन्होंने रूल ऑफ लॉ लाए हैं इंडिया में। तो ये ना बिल्कुल ही गलत है, बहुत ही गलत है, बिल्कुल गलत का है। और ऐसा हिस्टोरियंस भी नहीं मानते कि ब्रिटिश ने रूल ऑफ लॉ लाया। ठीक है, ऐसा क्यों? तो इसमें ना 2 रीज़न्स दिए गए हैं। ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी हो जाएगा। अब आप इसको सुनिए अच्छे से। इसमें ना 2 रीज़न्स दिए गए हैं। फर्स्ट ये कि कॉलोनियल रूल जो था ना बहुत ही आर्बिट्ररी था। मतलब आर्बिट्ररी का मतलब आपको मैं बता ही चुकी हूँ। मतलब वो पहले ना क्या करते थे, अब आप भी खुद सोचिए, कॉलोनियल रूल था तब तो वो तो लॉ बनाने को तैयार ही नहीं थे बिल्कुल। जब बहुत ज़्यादा इंडिया के लोगों ने उन पर
रिवॉल्ट किया और प्रेशर बहुत ज़्यादा डाला, तब जाकर ने ब्रिटिशर्स ने थोड़े बहुत लॉज बनाए थे। ठीक है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हुआ कि सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इंडियन नेशनलिस्ट प्लेज अ प्रमोट play a sorry played a promote role in development of legal sphere in British India. One example of arbitrariness that continued to exist as a part of Britishers is Sedition Act of 1870. ठीक है। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले सेडिक्शन एक्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स ने सेडिक्शन एक्ट तक निकाला था। ये एक सेकंड थिंग है। ये देखिए फर्स्ट रीज़न ये था कि वो आर्बिटरी है पूरी तरह से। सेकंड रीज़न ये है कि जो उन्होंने ऐसा लॉ निकाला था जो कि बहुत ही गलत था, बिल्कुल एक तरह से गलत था, एक नंबर का। और आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ बनाया। अब वो सेडिक्शन एक्ट क्या था 1870 का, कि ये था कि द आइडिया ऑफ सेडिक्शन वाज ब्रॉडली अंडरस्टूड, ये देखिए ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट एनी पर्सन कोई भी पर्सन जो कि विरोध कर रहा है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है ना, वो अरेस्ट कर दिया जाएगा बिना किसी केस चले। यानी केस नहीं लड़ा जाएगा कि ये सही था या गलत था वो आदमी। आप ऐसे ही किसी को भी 2 साल के लिए कैद कर सकते हो, कैद खाने में डाल सकते हो। तो कई सारे इंडियन नेशनलिस्ट ने ना प्रोटेस्ट किया इसका, हज़ारों की संख्या में। या देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि एक और एग्जांपल है ब्रिटिश एक सेकेंड, हाँ, ब्रिटिश आर्बिटरनेस का मतलब वो आर्बिटरी है। ये था कि उन्होंने एक रोलाट एक्ट भी निकाला था, रोलाट एक्ट, जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ है किसी को भी बिना किसी रीज़न के अरेस्ट करने, जैसे सेडिक्शन एक्ट था ना वही। तो इंडियन नेशनलिस्ट इंक्लूड महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो थे ना वो भी इसका विरोध करते थे कि ये बहुत ही गलत एक्ट निकाला है। कौन सा? रोलैट एक्ट। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट में आया था 10 मार्च 1919 में। ठीक है। पंजाब में क्या होता है ना, इस एक्ट के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। थाउजेंड्स ऑफ लीडर गए थे इसको मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। और फिर काफ़ी लोगों को ना मतलब क्या किया गया, मतलब एक तरह से जहाँ पे वो विरोध करने गए थे ना वहाँ पे एक गेट था। ठीक है, गेट था वहाँ पे, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे 1000 लोग थे। हज़ारों लोग वो जो भी जितने मतलब लगभग 1000 सेवरल हंड्रेड थे। तो कहाँ पे? जालियन बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे गए और वहाँ पे उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 1000 की तादाद पे प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ पीपल। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जितने एक ही गेट था ना, वहाँ पे एक गेट था तो एक गेट को पूरा वो क्लोज कर दिया और जहाँ पे बाहर जो लोग थे ना उन सभी को उड़ा दिया गया गोली से, मतलब खून मतलब मार डाला लोगों को। ये देखिए ये इमेज भी दी गई है। ये देखिए कितना गलत किया उन्होंने, वो विरोध कर रहे हैं। अब एक गेट था ये जो है ना ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ना इन लोगों पर गोली चला रहे हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं, गोली मारते हो, खून। देखिए कैसे लेटे हुए हैं और बाकी लोग भाग रहे हैं। कई ज़्यादा उन लोग ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, जिस लोगों ने आवाज़ उठाई उसका आवाज़ ही ख़त्म कर दिया उन्होंने, मतलब मार ही डाला। ऐसे चीज़ें की थी ब्रिटिशर्स ने। तो वो कैसे मतलब रूल ऑफ लॉ निकाल सकते थे, आप खुद ही सोचिए। दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, मतलब जितना भी मैंने बताया ना ये सब इसमें ही था। दे बिगिन टू हाँ
अब 19th सेंचुरी के एंड में इंडियन लीगल प्रोफेशंस ऑल्सो बिगन इमर्जिंग एंड डिमांड रिस्पेक्ट फॉर कॉलोनियल कोर्ट्स। दे तो ना मतलब वो हुआ था, विरोध हुआ था, तो इतना खून खराब हुआ था। जो इंडियन लोग पीपल थे ना, उनके राइट्स ख़त्म हो रहे थे, पूरे एक तरह से ख़त्म हो रहे थे। और फिर ना इसलिए अब उन्होंने क्या कर दिया था, इंडियन जजेस को, जो इंडियन मतलब इंडिया के बिलीव के लिए इंडियन जजेस को रखने लगे थे रोल मेकिंग में, मतलब डिसीजन मेकिंग में रखने लगे थे कि क्या क्या होना है। तो इसीलिए काफ़ी सारे मतलब मेजर रोल है रूल ऑफ लॉ लाने में। कॉलोनियल पीरियड में जब रूल ऑफ लॉ आया तो वो ब्रिटिशर्स का हाथ नहीं था, वो इंडियन जजेस का हाथ था, ये बताया गया है। विद adoption of constitution, this document served as foundation of which a representative began making laws for the country। अब ना काफ़ी सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना लॉज निकालते हैं, अच्छे से लॉज निकालते हैं, उसमें कभी एक्सक्लूड करते हैं, कभी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो वो हर साल आर रिप्रेजेंटेड पास सेवरल लॉज। हर साल क्या होता है, एक नया लॉ निकाला जाता है ना। जैसे कि मैंने बताया, अब टाइम के साथ साथ ना लॉ चेंज होते रहते हैं। एक टाइम था जब बाल विवाह होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक टाइम था तब बाल विवाह होता था, लेकिन अकबर ने उसको रुकवा दिया। उन्होंने समझा जनता के बीच जाकर कितना गलत हो रहा है, तब टाइम के साथ वो भी से चेंज हो गया, बल्कि कितने सालों से वो चलता आ रहा था। और अपने क्लास टेक्स्ट बुक में भी देखा होगा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट भी चला था 2005 में, कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी जो बेटे हैं, बेटियां हैं और उनकी माँ है, वो इस वो हकदार हैं, इक्वली शेयर मिलेगा उनको फैमिली प्रॉपर्टी में, ठीक है। यानी पहले क्या होता था, जो लड़कियां होती थी उनको, जैसे कि आप पापा की ज़मीन है, ठीक है, वो पापा खेती बाड़ी करते थे, अब उनकी ज़मीन है, ये फैमिली प्रॉपर्टी है, लेकिन बेटियों को नहीं दिया जाता था, बिल्कुल शेयर नहीं दिया जाता था। तो ये बिल्कुल गलत था, तो उसमें भी विरोध हुए, तब जाकर हिंदू सक्सेशन एक्ट निकाला 2005 में, ठीक है। तो इस तरीके से ना पब्लिकली भी रोल रहता है डिसीजन मेकिंग में। तो हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। अब कैसे लोगों को पता चलता है, या कैसे लोग सोचते हैं कि जो नया कानून है ना वो निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसे कैसे। तो यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन नेक्स्ट सेक्शन, मतलब अगले साल, मतलब 9th क्लास में भी आप और पढ़ेंगे कि कैसा मतलब वो सोचते थे। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, अब कैसे नए लॉ जो थे ना वो आए थे। जो पार्लियामेंट है ना उसका बहुत बड़ा रोल है मेकिंग ऑफ लॉज में, आप 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉज, नए नए लॉज बनाने में। तो काफ़ी सारे वेज हैं जिससे वो होते हैं, तो काफ़ी डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी रीज़न, है ना। काफ़ी एमपीज़ होते हैं जो अपने स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपने इलाकों के मतलब एरिया में के बारे में बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है पार्लियामेंट का, कि वो बिल पास करें या ना करें, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो बिल सही है, मतलब इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है या फिर वो अच्छा है, तो वो पास कर देते हैं। तो एज अ सच एन एग्ज़ाम्पल है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ था, एक स्टोरी भी है, इसको अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उससे हम जानेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस जर्नली कहते हैं किसी की इंजरी और हार्म को, मतलब चोट लगना, मतलब ऐसा वाला चोट नहीं, मतलब मारा पीटा किसी ने। डोमेस्टिक वायलेंस होता है मतलब घरेलू झगड़े में कई बार जो होते हैं हस्बैंड्स होते हैं या फिर कोई भी मेल मेंबर होते हैं, वो फीमेल मेंबर को मारते थे पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारते थे उसको, सेक्सुअली
अब्यूज़ किया जाता था, इकोनॉमिक अब्यूज़ किया दे जाता था कि दहेज नहीं दोगे तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देते गे। और फिर उसके बाद क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मारा-पीटा करते थे। वो औरतों को मारते थे और वर्बल और सेक्सुअल बहुत बुरा-बुरा भी बोलते थे। काफ़ी सेक्सुअली और इकोनॉमिक अब्यूज़ करते थे। तो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट निकाला गया था 2005 में, हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें औरतें को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है, तो उसको बचाने के लिए, औरतों को बचाने के लिए ये एक्ट निकला था। तो अब हम ऐसे ही देखेंगे एक नीचे एक स्टोरी में, आइए देखते हैं। अक्टूबर 2006 की बात है कि यह एक्ट कैसा आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, न्यूज़पेपर ये औरत पढ़ती हैं और वो कहती है, शाहिज़ा क्या तुमने ये आज के न्यूज़पेपर पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है, औरतों के लिए। इस दिन मतलब क्या हुआ था, एक लॉ टाइप आया था उसका। अभी आप इस स्टोरी में पूरे इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसकी। फिर ये बोलती है ये औरत कि ये सिर्फ वुमेंस के लिए नहीं, या फिर ये उनके लिए भी अच्छी हैं जिनके बेटी हो, जैसे कि बेटी क्या होती है ना, ससुराल आ जाती है, तो वहाँ पे जो हस्बैंड अगर औरत को मार रहा है, तो जो औरत के फैमिली होते हैं, जो फीमेल मेंबर की फैमिली होता है, वो कितना परेशान हो रहे होते हैं कि मेरी बेटी को मारा जा रहा है ना। तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि अब ये वो जो उनका मतलब जो मर्द है या जो मैन है, आदमी है, वो अब उनकी बेटी को नहीं मारा जाएगा। अब काफ़ी समय निकला इसको, इस लॉ को पास होने में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक नया लॉ निकला है, हमें इस लॉ की ज़रूरत भी थी। ये जो ना कुसुम और शहज़ा है, ये देखिए, ये है कुसुम और ये है शहज़ा। तो जो कुसुम और शहज़ा वर्क करे हैं वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोई दिक्कत है तो मतलब उनको औरतें आती हैं और बताती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं वुमेन, किसमें, वो प्रोटेक्ट करते हैं वुमेन को, औरतों को, किससे, डोमेस्टिक वायलेंस से। ठीक है। अब क्या हुआ था, मतलब जो मारा पीट करते थे ना, उससे बचाते हैं, उनसे के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो इस समय जब वो बातें कर रही थी ना, तब ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट पास हुआ था। ठीक है, मैंने बताया था ना। तो अप्रैल 1991 में क्या हुआ, ये देखिए, ये दो औरतें आती हैं और वो बात बताती हैं इनको, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है ना, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में, उनको बताती हैं कि मुझे एक, ये औरत बोलती है, मुझे एक एडवाइस चाहिए। मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे बहुत मारता है और मैंने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा था उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अब मैं और ऐसे उसके साथ नहीं रह सकती और अब मैं कहाँ रहूँगी लेकिन। फिर ये जो दूसरी औरत है वो बोलती है, मेरा जो बेटा है और बेटे, मेरी जो बहू है, वो भी मुझे बहुत मारते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा बोलते हैं और मुझे बहुत ही वर्बली अब्यूज़ करते हैं। और यहाँ तक मेरा जो बैंक अकाउंट है, अब मेरे पास खुद का मतलब बैंक अकाउंट जो था वो भी उन लोगों ने ले लिया है और उन्होंने मुझे घर से तक निकाल दिया है। तो वो बोलती है, और मैं मतलब ये बोलती है ना कि मतलब ज़्यादातर क्या होता है ना कि पुलिस के पास जाता है, बोलता है पुलिस के पास जाओगे तभी तो केस बनेगा। तो ये बोलती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे कोई ज़्यादा, बस मैं इतना चाहती हूँ कि ये जो मारपीट हो रही है ना, वो ये सब रुक जाए। और वो कहती है ना, जहाँ से मुझे मेरे घर से निकाला गया है, मैं भी उसी घर में रहना चाहती हूँ। तो लेकिन ये बोलती है ना, सिर्फ एक क्रिमिनल जस्टिस होता है, क्रिमिनल केस होता है, सिर्फ पुलिस के पास जाकर ये आपको मतलब रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, केस लिखाना चाहिए पड़ेगा। तो ना उन्हें, वो जो वुमेन्स होती है ना, वो प्रोटेस्ट करती हैं। तो 1990s में उनको ना एक अब नया लॉ चाहिए होता है। तो ये देखिए, ये प्रोटेस्ट कर रही है और ये कह रही है, वी हियर टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन। हमने कई औरतों की बात सुनी और हमने देखा कि जो है ना, काफ़ी औरतों को मारा पीटा जा रहा है और हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें एक अपना खुद का घर चाहिए, मतलब हमें भी, मतलब जैसे कि उनका घर है, उनका परिवार है, हमें भी उसमें जगह चाहिए, औरतों को भी उनमें जगह चाहिए।
है ना। हमें एक सिविल लॉ चाहिए। क्रिमिनल लॉ था मतलब कि पुलिस के पास जाओगे, केस बनेगा, केस चलेगा तभी होगा, लेकिन वो बोलते हैं अब हमें सिविल लॉ चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर 1999 में अब क्या होता है, लॉयर्स कलेक्टिव, अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टर, मतलब काफ़ी लोग मिलकर ना, इम्पॉर्टेंट है कि ये लोग लिखते हैं, मतलब एक ड्राफ्ट बनाते हैं एक तरह से, मतलब एक लिखते हैं बिल, ठीक है, पेपर में, कि उस लॉ में जो डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है उस लॉ में क्या क्या चीज़ें आनी हैं वो लिखते हैं, और क्या कैसे प्रोटेक्शन होगी। और वो जो लॉ है ना वो काफ़ी वुमेन को करे, मतलब उनको स्पेस दे उनके घर में, और उन्हें जो हाउस होल्डर, मतलब वो जो अपना घर में काम करती हैं वो भी उन्हें करने दे, और वो आराम से जी सके, मतलब ऐसे करते हैं। और कोई भी ऐसा ना हो, तो वो कहती हैं कि उसमें डेफिनेशन भी लिखनी चाहिए। डेफिनेशन है, ये देखिए, डोमेस्टिक लॉ की अगर ना आपको मतलब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन है, शुड इंक्लूड फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल वर्कर। तो ना उसमें वायलेंस में आपको क्या करना चाहिए, ये डेफिनेशन लिखनी चाहिए। तो ऐसी मीटिंग्स होती हैं, तो वुमेन्स मूवमेंट एक तरह से निकलता है, और फिर नया लॉ निकलता है। पार्लियामेंट में ज़रूर ये बात होगी, काफ़ी सारी चर्चाएं चलती हैं उसमें कि हाँ ये काफ़ी बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हमें इस लॉ में डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो फाइनली क्या होता है ना, 2002 में ये बिल अच्छे से पास हो जाता है। हाँ, तो दिसंबर में 2022 में, सॉरी 2002 में ये बिल पास हो जाता है। फिर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वो सब लोग बातें करते हैं कि क्या आया अब इस नए लॉ में। तो ये नए लॉ में क्या आता है, दिस लॉ इज़ द फर्स्ट रिकोगनाइजिंग वुमेन राइट। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वुमेन्स को राइट दी है कि वो वायलेंस, मतलब मारपीट से दूर रहेंगी, यानी मतलब है कि उनको कोई मार पीट नहीं सकता है। ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन भी प्रोवाइड की गई है, जिसको उसके बारे में ना पता हो, अगर आप देखते हैं तो आप आ सकते हैं। तो ये एक सिविल लॉ है जो कि काफ़ी वुमेन्स की रक्षा करता है, काफ़ी वाइफ्स की रक्षा करता है, काफ़ी मदर्स की रक्षा करता है, काफ़ी बच्चियों की रक्षा करता है। ये लॉ बहुत ही अच्छा है, और ये एक स्टेप लिया गया है कि वुमेन राइट की तरफ, उनको हाउस होल्ड में राइट मिलेगा, सब में उनको राइट मिलेगा, वो भी उनका घर में इक्वल शेयर मिलेगा उनको। ठीक है, तो ऐसे ऐसी बातें होती हैं, और वो फाइनली लॉ जो होता है ना वो पास हो जाता है आपका। फिर उसके बाद हम आएंगे, ये था ना, देखिए ये निकला था 2002 में, तो अब देखिए कितना अच्छा हो, पहले औरतों को कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता था, लेकिन अब उसकी वजह से जो एक्ट निकला, जो लॉ पास हुआ, अब उससे औरतें सेफ हो गई। तो पार्लियामेंट देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, मतलब यही नहीं है कि ये देखिए न्यूज़पेपर से, टीवी से, टेलीविज़न से, रिपोर्टर से, एडिटर से, रेडियो से, लोकल मीटिंग से, इन सब से। अब देखिए पार्लियामेंट का ये फुल्ली रोल नहीं होता है, आप जब विरोध करेंगे ना उस चीज़ का, काफ़ी विरोध करेंगे, तब वो लोगों के नज़रों में आएगी, पार्लियामेंट की नज़रों में आएंगे, लॉयर्स की नज़रों में आएंगे, तब वो जाकर एक्ट, मतलब वो लॉ बनाएंगे। So from establishing the need for a new law is begin to pass at every stage process voice of the criticized crucial event। मतलब आपको लग रहा है कि कोई ये लॉ ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये लॉ, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है, या फिर ये जो है हो रहा है हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, वो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट आपकी ज़रूर सुनेगी और उस पर कार्रवाई करेगी, या फिर उसको देखेगी और वो नया लॉ पास हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे सिचुएशन जहाँ पे पार्लियामेंट को पास करना होता है लॉ, और वो अनपॉपुलर हो जाता है। कुछ बार कभी कभार क्या होता है ना, लोगों को वो पसंद नहीं आता, लीगल नहीं होता, लेकिन फिर भी, और वो ना धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाता है, मतलब लोगों को वो लॉ पसंद नहीं आता। तो इसलिए पीपल को क्या करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए इस लॉ का, मतलब
ऐसे लॉ जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं है, लीगल नहीं है, तो उनका आप विरोध करें, तभी आपको जो है ना उसका राइट मिलेगा, ठीक है, आपको राइट मिलेगा। आप विरोध करिए तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, आप टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू रिपोर्ट करिए, चैनल के थ्रू, विरोध के थ्रू, मतलब रिवॉल्ट करिए, या फिर टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर की तरह लोगों में पहुंचाइए। तो एक डेमोक्रेसी हमारी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो सिटीजन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं जो गलत हो रहा है उनके साथ, तो वो लॉ पास नहीं होगा, या फिर आपका पूरी कार्रवाई की जाएगी, फिर पता चलेगा वो गलत है नहीं। अगर काफ़ी लोगों को लगता है कि जो वो बिल पास हुआ है, जो लॉ पास हुआ है, वो गलत है, तो इस पर पार्लियामेंट एकदम प्रेशर पे आ जाएगी कि उसको वो लॉ चेंज करना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूनिसिपल लॉज ऑन द यूज़ ऑफ स्पेस विद इन म्यूनिसिपल। हाँ, अब इसका मतलब है ना पूरा कि अब ये जो ना आपके पार्क वगैरह होता है, ये सब ना म्यूनिसिपल कम्युनिटी के अंडर आते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई वेंडर्स हैं, यानी जो ठेले वाले नहीं होते, सेब बेच रहे, सब्जी बेच रहे, ठेले वाले जो भी होते हैं वो हैं वहाँ पे वेंडर्स, और म्यूनिसिपल कम्युनिटी कहती है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, बिल्कुल हट जाओ यहाँ से, ठीक है। तो अब तो उनके जो वेंडर थे, रोज़गार उनका चलता था, उस पार्क में ही चलता था, वहीं पे बेचते थे, वहाँ लोग आते थे, वो तो एकदम गलत हो रहा है, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? और जो सच वहाँ पे जो लोग आते थे पार्क में, वो उनसे सस्ते दाम में अगर मान लीजिए बेचते थे, तो वो सस्ते दाम में ख़रीद कर उनका भी फ़ायदा होता था, और जो बेच रहे हैं उनका भी फ़ायदा होता था कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से गुजार पाएँ। लेकिन अब म्यूनिसिपल कम्युनिटी ने कर दिया, तो अगर भले ही वो म्यूनिसिपल कम्युनिटी के अंदर आते हैं, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पे वेंडर्स थे, उन पे की जो लाइवलीहुड है उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। इसलिए अगर काफ़ी लोगों को उस लॉ से इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उन्हें लॉ चेंज करना ही होगा। हाँ, तो इसीलिए वो वेंडर्स क्या कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं कुछ तादाद पे। तो पार्लियामेंट को ऐसा कुछ करना ही होगा जिससे कि वेंडर्स को भी नुकसान ना हो, और ना ही म्यूनिसिपलिटी कम्युनिटी का कुछ हो। तो people who thinks that law is not fair can approach to the court decide on issue। मतलब लोगों को अगर लगता है कि वो जो लॉ है गलत है, वो तो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है, ठीक है। अगर आप देखिए, इस फोटो से आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, आपने 7th की बुक में वुमेन्स मूवमेंट के बाद में पढ़ा होगा। ये देखिए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि फीस वगैरह आपने कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है, हमें अरेस्ट कर लो अगर ये गलत है तो। हाँ, हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हैं आप। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारा एमपीज़ या फिर जो इलेक्शन है वो करके हमारा काम नहीं ख़त्म हो जाता। आपको इलेक्शन के बाद आपको न्यूज़पेपर, मीडिया, उन पे सब पे केयरफुली चार्ट्स बनाने होंगे एमपीज़ वगैरह को। अगर एमपीज़ या फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो गलत कर रही है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपको पूरा अधिकार है डायरेक्टली कोर्ट में जाने का, या फिर आपको ये अधिकार है, आपको अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि ना अगर गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू, चाहे टेलीविज़न के थ्रू, चाहे रेडियो के थ्रू, या फिर आप अपना खुद ऐसे प्रोटेस्ट करके दिखाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर गलत लग रहा है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खुश होता है। आई होप ये आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।